हेलो एवरीवन, मैं सुदेश आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भारद्वाज इंस्टीट्यूट। भारद्वाज इंस्टीट्यूट आपको गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग प्रोवाइड करवा रहा है, जो कि पूरे कुरुक्षेत्र में सबसे अच्छी कोचिंग आपको प्रोवाइड करवाता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। इस चैनल पर बच्चों मैं सुदेश आप सभी को हिंदी करवाने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, हम शुरू कर लेते हैं हमारे हिंदी का आज का टॉपिक, जिसका नाम है संधि। संधि जो टॉपिक है बच्चों आपका हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जहां हिंदी पूछी जाती है तो वहां से संधि का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और संधि टॉपिक बच्चों ऐसा लगता है कुछ बच्चों को कि संधि टॉपिक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इस चैनल पर बहुत ही आसान तरीके से संधि टॉपिक समझाने वाली हूँ। तो एक बार ध्यान से देखिए कि संधि जो टॉपिक है मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सबसे आसान टॉपिक यह बन जाता है अगर आपको समझ में आ जाता है। संधि टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ चीज़ों को समझना है। अगर आपकी समझ में आ जाता है तो हिंदी में मेरी मानिए मेरे अकॉर्डिंग संधि से आसान टॉपिक आपके लिए कोई नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले तो जो संधि है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि संधि का मतलब क्या होता है बच्चों। मेल होता है, यानी संधि क्या हुई, मेल। अब परिभाषा पर आते हैं कि किसके मेल को हम संधि बोलते हैं। तो जो संधि होगी दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। एक बार मैं परिभाषा लिख देती हूँ। संधि किसे कहा जाता है, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। यानी जो संधि होगी इस परिभाषा में ही हमारा संधि का बहुत कुछ सार छिपा हुआ है। संधि यानी दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। यानी कौन से वर्णों का मेल होगा, सबसे पहले समीपवर्ती, यानी कि जो बिल्कुल पास में जो वर्ण होते हैं उनके मेल को हम संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण करते हैं एक बार, देव प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य। कोई भी उदाहरण हम देख सकते हैं, रवि प्लस इंद्र। कुछ भी उदाहरण ले लीजिए संधि को समझने के लिए कि संधि होती क्या है। सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है संधि है मेल है, किसका मेल है, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि संधि शब्दों का मेल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है और हमें इस तरीके के उदाहरण जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि संधि कहीं ना कहीं शब्दों का मेल है। ये बिल्कुल गलत होगा। संधि क्या है, वर्णों का मेल है। जैसे देव प्लस आल्य के मेल से हमारा देवालय बना, विद्या प्लस आल्य के मेल से विद्यालय बना, रवि प्लस इंद्र के मेल से रविंद्र शब्द बनता है। अभी देखने में कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम ने अभी अभी बोला कि शब्दों का मेल संधि नहीं है, लेकिन यहाँ पर खुद उन्होंने दो शब्दों को मिला दिया और एक नया शब्द बना दिया। जैसे कि देव और आल्य दो शब्द थे और इनको देवालय बना दिया। तो ऐसा नहीं है बच्चों। यहाँ पर जो संधि हुई है या जो वर्णों का मेल है, यहाँ पर देखो अ है और यहाँ पर आ है। इन दोनों के मेल से एक नया वर्ण बना जो आ है, जो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। यानी जो संधि होगी यहाँ पर परिवर्तन होता है, ना कि हमारे पूरे शब्द में कुछ परिवर्तन होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर परिभाषा आपको बताऊं, संधि क्या होगी, दो समीपवर्ती वर्णों का मेल होता है, या फिर ये बोलें जो दो शब्द होता है उन दो शब्दों में पहले शब्द के अंतिम वर्ण अंतिम शब्द के पहले वर्ण के मेल से संधि बनती है। उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णों का मेल संधि होती है, शब्दों का मेल संधि नहीं होती। और आज के बाद आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि जब हमने मेल बोल दिया तो शब्दों का मेल संधि क्यों नहीं होती, क्योंकि जो संधि है वह हमारे वर्णों का मेल होती है, शब्दों का नहीं। शब्दों का मेल अगर हम बात करेंगे बच्चों वो हमारा समास टॉपिक बन जाएगा, लेकिन हमें संधि करनी है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के प्रकार बच्चों तीन प्रकार की संधि हम देखते हैं। कौन कौन सी? पहली है बच्चों हमारी स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी होगी विसर्ग संधि। यानी जो संधि होती है तीन प्रकार की संधि होगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि।
एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्वर संधि, जैसे कि आपको पता है हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, तो स्वर संधि में दोनों तरफ स्वर रहेंगे, यानी स्वर का मेल स्वर से होने पर स्वर संधि होती है। व्यंजन के लिए कई कंडीशन हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? व्यंजन का मेल व्यंजन से हो सकता है तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन का मेल अगर किसी स्वर से हो जाए तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। अगर शुरू में स्वर आ जाए और बाद में व्यंजन आ जाए तो भी हमारी व्यंजन संधि होगी। यानी व्यंजन संधि के लिए 3 कंडीशनें हो सकती हैं। व्यंजन का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से और स्वर का मेल व्यंजन से। तो उसके बाद जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में देखिए कितनी कंडीशन हो सकती है। विसर्ग आपको पता है हिंदी वर्णमाला में एक ही विसर्ग है, तो विसर्ग संधि में विसर्ग का मेल किसी स्वर से हो सकता है या फिर विसर्ग का मेल किसी व्यंजन से हो सकता है। यानी विसर्ग संधि में विसर्ग का होना जरूरी होगा और व्यंजन संधि में व्यंजन का होना जरूरी होगा। तो ये 3 प्रकार की संधि हमें हिंदी में देखने को मिलती है। वास्तव में ये बच्चों हिंदी की संधि नहीं है, ये संस्कृत की संधि होती है, लेकिन आपका जो सिलेबस है यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम स्वर संधि के बारे में बात करते हैं आगे, कि जो स्वर संधि है अभी मैंने आपको बताया कि संधि 3 प्रकार की होगी, जिसमें स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। बात कर लेते हैं स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि हमारी बच्चों 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? पहली है हमारी दीर्घ संधि, दूसरी है हमारी गुण संधि, तीसरी है हमारी वृद्धि संधि, फोर्थ है हमारी यण संधि और फिफ्थ हमारी होती है अयाधी संधि। अगर आपसे पूछा जाए संधि में स्वर संधि कितने प्रकार की होगी तो आंसर रहेगा बच्चों 5, क्योंकि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। आज की क्लास में मेरा जो बच्चों मेन फोकस रहने वाला है, आपको यण संधि मुझे समझानी है कि यण संधि क्या होती है। पेपर में अगर मैं बात करूँ स्वर संधि में से यण संधि सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और बच्चे जो गलती करते हैं सबसे ज़्यादा यहीं पर करते हैं। तो यण संधि को बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। यण संधि का हर एक पहलू हम समझेंगे और आज के बाद मेरी गारंटी है कि यण संधि आपकी कभी भी गलत नहीं होगी। तो यण संधि के बारे में जानते हैं। यण संधि के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो यण संधि है इसमें जो वर्ण जो स्वर आपस में मिलते हैं, स्वर आपस में मिलकर क्या परिवर्तन करते हैं या क्या क्या बनता है। तो एक बार मैं लिख देती हूँ, य, व और र हमारा यण संधि में बनता है। यानी कि यण संधि में जो 2 समीपवर्ती वर्ण मिलेंगे वो या तो य बनाएंगे या व बनाएंगे या फिर र बनाएंगे। ये बात बच्चों आपको रटनी नहीं है, ये बात आपको समझनी है और ये बात मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो ये चीज़ है इसको समझने के लिए पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। टेबल का मतलब जो हमारे स्वर हैं उन स्वर को मैं लिख लेती हूँ। कितने स्वर हैं हमारे? 11 स्वर हैं। तो उन 11 स्वरों को हम समझ लेते हैं। एक को मैंने इसको A क्लास, इसको मैंने B क्लास यहाँ तक और इसको मैंने नीचे वाली को C क्लास, आंसर C क्लास हमने इसको मान लिया। ये समझने के लिए है। एक बार इसको आसानी से आपको ये बिल्कुल आसानी से आ जाएगी अगर ये पहलू ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। तो हमने समझने के लिए क्या किया, हमारे जो स्वर थे हमने उसको 3 क्लासों में डिवाइड कर लिया A, B, C। तो अब आपको याद क्या रखना है कि जो हमारी यण संधि है उस यण संधि में जो B वाला पोर्शन है या B पार्ट है या मैं ये बोलूँ B क्लास है वो आगे रहेगी। B क्लास A से भी मिल सकती है, C से भी मिल सकती है, किसी से भी मिल सकती है। यण संधि में B क्लास आगे और जो हमारे स्वर होते हैं वो परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन कर कर य, व, र जो कि हमारे व्यंजन होते हैं
मेल तो स्वर का आपस में होगा, लेकिन जो रिजल्ट रहेगा वो व्यंजन के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए पहले जो हमारा बी वाला पोर्शन है, इसको अगर मैं बी वाले में आपको पता है ई वाला पोर्शन है, ई ऊ और री। तो जब मैं ई आगे करूँगी और ई का मेल पहले से करूँगी, पहले में हमने पहले को ये ले लिया तो क्या बनेगा, य बनेगा। दूसरा, जब हमारा बी वाले पोर्शन में से, जैसे कि बच्चों ई दोनों एक जाति के हैं, इसमें से मैंने एक लिया, उसके बाद ऊ दोनों एक जाति के हैं, तो उसमें से मैंने एक ले लिया और ऊ का मेल पहले से करवाया तो वह बन जाएगा। उसके बाद तीसरा हमारा जो आता है बी पार्ट में, एक जैसे ये हैं, एक जैसे ये हैं, री सबसे अलग रहा, तो मैंने री को लिखा, री का मेल अ के साथ करने से र बनता है। ये कंडीशन बच्चों आपको यण संधि में समझनी होती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद आगे वाला कुछ भी आपको याद नहीं रखना, आगे वाला आप अपने आप बिल्कुल आसानी से समझकर कर सकते हो। ए का अ के साथ मेल होने से यह बनते हैं। उसके बाद बच्चों अगर मैंने ई का मेल आ के साथ कर दिया तो या बनेगा, यानी कि यहाँ पर चाहे मैं ई छोटी लिखूँ या बड़ी लिखूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो भी मैं स्वर लगाऊंगी उसकी मात्रा य के साथ लगती रहेगी। जैसे मैं कुछ परिवर्तन करके दिखाती हूँ, ए प्लस ऊ अगर मैंने लगा दिया, छोटा ऊ है तो छोटे ऊ की मात्रा, ई के साथ अगर मैंने ए लगा दिया तो य के साथ ए की मात्रा, ई के साथ अगर मैंने ओ लगा दिया तो य के साथ ओ की मात्रा। इस तरीके से आपकी बहुत सी कंडीशन आगे बन जाएगी। याद क्या रखना है, ई होगा आगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी हम स्वर लगाएंगे उस स्वर की मात्रा य के साथ लगती रहेगी। ये बात आपको याद रख लेनी है। उसके बाद ऐसे ऊ के साथ अगर मैं आ लगाऊं तो वा बन जाएगा, ऊ के साथ अगर मैं ई लगाऊं तो वी बन जाएगा, ऊ के साथ अगर मैं बड़ी ई लगाऊं तो वी बन जाएगा, ऊ के साथ अगर ओ लगा देती हूँ तो वो बन जाता है। सेम वही कंडीशन है बच्चों, जब जब ऊ आगे रहेगा तो वैसे बनेगा, जब जब ई आगे थी तो ऐसे बनेगा। यहाँ पर जो हम स्वर लगाते जाएंगे यह को वो मात्राएं लगती जाएंगी। सेम ऐसा यहाँ पर होगा, जो स्वर मैं यहाँ पे लगाऊंगी वह के साथ उसकी मात्राएं लगती रहेंगी। सेम कंडीशन र के साथ है, र के साथ आ लगाया तो रा, र के साथ अगर मैंने ए लगाया तो रे। इस तरीके से री के साथ जो भी मैं स्वर लगाऊंगी उसकी मात्रा इसको लगती रहेगी। तो ये वाली बात आपको याद रख लेनी है बच्चों, और उसके बाद आगे की बात आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि य के साथ कब कौन सी मात्रा लगेगी, वो किस पर आधारित है, किस पर बेस है या किस पर डिपेंड करता है कि जो यहाँ पर स्वर है उसका मेल किसके साथ हो रहा है। जिस भी स्वर के साथ मेल होगा य के साथ उसकी ही मात्रा लगती जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम उदाहरण करते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं जो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण है, प्रति प्लस एक। नदी प्लस ऐश्वर्य, सु प्लस आगत। बच्चों उदाहरणों से कुछ भी आपको फर्क यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है, आपको यह उदाहरण रटने नहीं हैं, समझने हैं। आज के बाद इनमें से आपका यण संधि का कोई भी उदाहरण आ जाए तो आप इस ट्रिक से आसानी से कर सकते हो। पहले बच्चों देखेंगे प्रति शब्द प्लस एक में यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए। अभी हमने किया था कि जब ई और ए का मेल होगा तो क्या बनता है, ये बनता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा शब्द प्रत्येक। कई बार हमें क्या लगता है, या हमें ये बता दिया जाता है कि यण संधि में आधा जो वर्ण बनकर आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आधा वर्ण तो बनेगा लेकिन किसको आधा किया जाए। तो यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। आधा वर्ण कौन सा किया जाएगा, जिस वर्ण के साथ मात्रा लगी होगी। जैसे कि मात्रा से मतलब बच्चों स्वर लगा होगा। यहाँ पर त है, त के साथ ई की मात्रा है, या फिर ये बोलूँ मैं ई
जो है यहाँ पर स्वर के रूप में है, तो जिसके साथ स्वर लगा होगा उसको आप आधा कर दीजिए। यहाँ पर त के साथ लगा है तो त को आधा कर दिया, और यहाँ पर इन दोनों के मेल से परिवर्तन था ये, तो इसको ये बना दिया, तो हमारा शब्द बन गया प्रत्येक। ऐसे ही नदी प्लस ए स्वरीय है। अब यहाँ पर क्या है, ई है और यहाँ पर क्या है, ए। ई और ए के मेल से क्या बनता था, अभी हमने बात की थी। यहाँ पर मैं इसको दिखा देती हूँ, ई और ए, यानी ये वाला ए, इसकी दो मात्राएं लगती है, यानी जो हमारा य के साथ बड़ी ए की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आधा किसको करना है, यही बच्चों पर कन्फ्यूजन होती है कि आधा तो होगा, हमें ये तो पता है कि यण संधि में आधा बनता है, लेकिन किसे आधा करें। तो मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट लाइन में बता दिया, जिसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है उसको आधा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं द के साथ स्वर जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये द को आधा कर देंगे, और उसके बाद जो शब्द जो हमारा वर्ण बना था मध्यस्वरीय, इस तरीके से हमारा ये शब्द बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए, यहाँ पर इसकी ये हमारा जो बना है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। द को हमने आधा कर दिया, आधा करने के लिए मैंने हलंत का प्रयोग किया है, यानी हम हलंत लगा सकते हैं। हिंदी में कुछ शब्द कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनको हम आधा नहीं लिख सकते, तो उनके साथ हम हलंत लगाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको हम हलंत की बजाय आधे रूप में लिख सकते हैं, तो हम उनको आधा लिखेंगे। जैसे कि त को हम आधा इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको इस रूप में लिखा। द को हम आधा नहीं लिख सकते, द को हम हलंत से लिखते हैं, तो इसको इस रूप में लिखा। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत बच्चों यहाँ पर उ है और यहाँ पर आ। आपको पता है जब उ आगे था तो हमारा व से बनता था, और उसके बाद जो भी स्वर होता था उसकी मात्रा लग जाती थी, तो आ की मात्रा लगी स्वागत। और यहाँ पर स के साथ हमारा स्वर जुड़ा हुआ है उ, तो इसका मतलब स को हमने आधा कर दिया, और उसके बाद वागत, तो हमारा जो शब्द बना बच्चों स्वागत। बच्चों यण संधि में आप कहीं से भी कितने भी उदाहरण कर लो, आपको ये बात याद रखनी है कि यण संधि में हमारा जो बी वाला पार्ट है वो आगे रहेगा। यानी कि आगे रहने से मतलब मेरा क्या है कि जैसे हम संधि करेंगे, जैसे यहाँ पर संधि करें तो ये वाला यहाँ पर जो होगा वो बी पार्ट वाला ही आपको मिलेगा। यहाँ पर कौन सा होगा, बी पार्ट वाला होगा। उसके बाद आपका कोई भी आ सकता है, ए बी सी, इनमें से कोई भी आ सकता है। ये वो किस पे डिपेंड करेगा, जो भी यहाँ पर आएगा उसकी मात्रा हम लगा देंगे। अगर ई के साथ आता है तो या के साथ मात्रा लगाएंगे, उ के साथ आता है तो व के साथ लगाएंगे, रि के साथ आता है तो र के साथ हम वो मात्रा लगा देंगे। और यण संधि में आधा हमें लिखना है, लेकिन किसे लिखना है, जिसके साथ स्वर की मात्रा लगी हो। तो बच्चों उम्मीद है मुझे कि आपको ये वाला यण संधि का ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आप कहीं से भी कितने भी एग्जाम्पल्स कर सकते हो। ये रूल लगाओगे तो आपका शब्द कभी भी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, यण संधि में बनेगा क्या, य व र बनेगा, और दूसरा पार्ट आगे रहेगा। दूसरे पार्ट में जब जब ई आगे होगी तो ऐसे बनेगा, उ आगे होगा तो वैसे बनेगा, री आगे होगा तो रैसे बनेगा। और आधा जो हमारा वर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा, जिसके साथ हमारा स्वर जुड़ा हुआ है, और वो भी कहाँ पर, जो हमारा पहला शब्द है, पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा उसमें हमें स्वर जुड़ा हुआ मिलेगा। उसी जिसके साथ स्वर जुड़ा है उसी व्यंजन को हमें आधा कर देना है। यही हमारी यण संधि की ट्रिक थी आपके लिए। इससे आप यण संधि का बिल्कुल बेस आप समझ गए होंगे, और आज के बाद चाहे कितने भी यण संधि के उदाहरण आप कर लीजिए, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। उम्मीद है बच्चों आपको हिंदी की यण संधि में ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।